सद्दाम हुसैन, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दो बिल्कुल अलग तस्वीरें जहन में आती हैं। कुछ लोगों के लिए वो एक हीरो थे, एक राष्ट्र निर्माता, तो वहीं दूसरों के लिए वो एक बेरहम तानाशाह थे। एक यतीम बच्चा जो आगे चलकर दुनिया के सबसे ताकतवर और खौफनाक नेताओं में से एक बना। उनकी मौत के लगभग 20 साल बाद भी उनकी कहानी आज भी दुनिया भर में दिलचस्पी जगाती है। तो सवाल यही है कि आखिर एक ही इंसान की विरासत इतनी बटी हुई कैसे हो सकती है। कोई उन्हें नायक मानता है तो कोई शैतान। चलिए आज इसी पेचीदा कहानी की परतें खोलते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उनके बचपन से। उनके सत्ता तक पहुंचने के सफर को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिसने एक आम लड़के को पहले एक हिंसक बागी और फिर इराक का सबसे बड़ा नेता बना दिया। देखिए, सद्दाम का बचपन काफी मुश्किलों भरा था। उनके जन्म से पहले ही उनके पिता गुजर गए। इस सदमे से उनकी मां इतनी टूट गईं कि उन्होंने आत्महत्या तक की कोशिश की। बचपन में लोग उन्हें बहुत तंग करते थे, जिसके जवाब में वो अपनी हिफाजत के लिए हमेशा एक लोहे की रॉड अपने साथ रखते थे। और सिर्फ 10 साल की उम्र में वो अपने सौतेले पिता के जुल्म से तंग आकर घर से ही भाग गए। शायद इन्हीं सब घटनाओं ने उनके अंदर से डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। और यहीं से शुरू हुआ उनका राजनीति में, कह सकते हैं, खूनी सफर। सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्हें इराकी प्रधानमंत्री की हत्या करने के एक मिशन के लिए चुना गया। कहा जाता है कि इस साजिश के पीछे CIA का हाथ था। खैर, ये कोशिश तो नाकाम रही और सद्दाम को जान बचाकर देश से भागना पड़ा। लेकिन इस नाकामी ने भी कुछ ताकतवर लोगों की नज़र में उनका कद बढ़ा दिया था। लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है। अब बात करते हैं उस सद्दाम की जिसे कई इराकी आज भी एक हीरो मानते हैं। ये वो दौर था जब सद्दाम ने सत्ता में आकर इराक की किस्मत ही बदल दी। देखिए, सद्दाम ने सत्ता में आते ही एक बहुत बड़ा और साहसी कदम उठाया। उन्होंने इराक के पूरे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब उसे ब्रिटिश कंट्रोल से छीनकर इराकी सरकार के हाथ में दे दिया। और फिर किस्मत ने भी उनका साथ दिया। 1973 में पूरी दुनिया में तेल का संकट आया और कीमतें आसमान छूने लगीं। नतीजा, इराक के पास बेहिसाब पैसा आ गया। और फिर इस पैसे का इस्तेमाल हुआ इराक की काया पलट करने में। सद्दाम ने पूरे देश में मुफ्त स्कूल और अस्पताल बनवाए, हर एक गांव तक बिजली पहुंचाई। इन कामों ने अर्थव्यवस्था को इतनी मजबूती दी कि आम इराकियों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई और इसी वजह से वो लोगों की नज़रों में एक हीरो बन गए। उनकी आर्थिक नीतियां इतनी कामयाब रहीं कि एक वक्त ऐसा भी था जब एक इराकी दीनार की कीमत 3 अमेरिकी डॉलर के बराबर हुआ करती थी। जरा सोचिए, ये उस दौर में इराक की आर्थिक ताकत का कितना बड़ा सबूत था। पर जैसा कि अक्सर होता है, इस चमकती तस्वीर का एक दूसरा बेहद स्याह पहलू भी था। अपनी सत्ता को हमेशा के लिए मजबूत करने के लिए सद्दाम ने डर और खौफ का एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खौफनाक साम्राज्य को चलाने की प्रेरणा उन्हें किसी राजनीतिक गुरु से नहीं, बल्कि हॉलीवुड की एक फिल्म से मिली थी। हाँ, वो फिल्म थी द गॉडफादर। कहा जाता है कि सद्दाम इस फिल्म के मुख्य किरदार डॉन कॉर्लियोन से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने न सिर्फ उनका स्टाइल कॉपी किया, जैसे फेडोरा हैट पहनना, सिगार पीना, बल्कि डर और वफादारी के दम पर राज करने का उनका तरीका भी पूरी तरह अपना लिया था। इसकी सबसे डरावनी मिसाल हमें मिलती है राष्ट्रपति बनने के महज 6 दिन बाद। सद्दाम ने अपनी ही बात पार्टी के सभी बड़े नेताओं को एक हॉल में जमा किया। वहां उन्होंने ऐलान किया कि पार्टी में कुछ गद्दार हैं जो उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने आराम से एक सिगार सुलगाया और एक एक करके 68 लोगों के नाम पढ़े। जिन जिन का नाम लिया गया उन्हें उसी वक्त हॉल से बाहर ले जाकर या तो मार दिया गया या जेल में डाल दिया गया। बस उस एक घटना ने सबके दिलों में सद्दाम का खौफ बढ़ दिया। अब जब घर के अंदर कोई दुश्मन नहीं बचा, तो सद्दाम की नजरें इराक की सीमाओं के बाहर जाने लगीं। उनके शासनकाल को 2 बड़े युद्धों ने एक नई पहचान दी। लेकिन ये जंग उन्होंने क्यों लड़ी और इसका नतीजा क्या हुआ? पहला युद्ध उन्होंने छेड़ा पड़ोसी देश ईरान के खिलाफ। सद्दाम को डर था कि ईरान की इस्लामिक क्रांति कहीं उनके अपने देश के शिया लोगों को भी न भड़का दे। ये जंग 8 साल तक चली। 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और नतीजा कुछ भी नहीं। फिर 1990 में उन्होंने तेल और कर्ज के विवाद को लेकर छोटे से देश कुवैत पर हमला कर दिया और इस बार पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी हो गई।
लेकिन सद्दाम एक शातिर खिलाड़ी भी था। जब अमेरिका ने कुवैत में इराकी फौज पर हमला किया तो सद्दाम ने पलटकर अमेरिका पर नहीं बल्कि उसके सहयोगी इजराइल पर 40 मिसाइलें दाग दीं। जंग हारते हुए भी इस एक चाल ने उन्हें अरब दुनिया के कई हिस्सों में एक हीरो बना दिया, एक ऐसा हीरो जो पश्चिमी ताकतों से लड़ने की हिम्मत रखता है। कुवैत की हार के बाद सद्दाम का आखिरी दौर शुरू हुआ। ये वो दौर था जब वो पूरी दुनिया से कट गए थे। ये दौर था उनके बढ़ते हुए शक और वहम का और आखिरकार उनके पतन का। अब चारों तरफ से घिरने के बाद जो सद्दाम कभी सेक्युलर हुआ करते थे, उन्होंने अचानक धर्म का चोला ओढ़ लिया। पूरे देश में शराब बैन कर दी गई, इराकी झंडे पर अल्लाह अकबर लिखवा दिया गया, यहां तक कि उन्होंने अपने खून से कुरान की एक कॉपी लिखवाने का भी हुक्म दिया। ये सब अपनी छवि को एक इस्लामी योद्धा की तरह पेश करने की कोशिश थी। लेकिन उनके शासन को सबसे बड़ा झटका बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से लगा। उनके अपने 2 दामाद, जो उनके सबसे भरोसेमंद जनरल भी थे, देश छोड़कर भाग गए। उन्होंने दुनिया के सामने सद्दाम के सारे राज खोल दिए, जिसमें यह खतरनाक दावा भी था कि सद्दाम गुपचुप तरीके से परमाणु बम बना रहा है। सद्दाम ने उन्हें माफी का झूठा वादा करके वापस बुलाया, अपनी बेटियों से तलाक दिलवाया और कुछ ही घंटों के अंदर दोनों को मरवा दिया। और इसी धोखे ने अमेरिका को वो मौका दे दिया जिसकी उसे शायद तलाश थी। अमेरिका ने इल्जाम लगाया कि सद्दाम के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं, यानी WMDs। हालांकि UN के जांच करने वालों को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी मार्च 2003 में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इराक पर हमला कर दिया। हमला हुआ, सद्दाम की सरकार गिर गई और वो खुद रूपपोश हो गए। और तब अमेरिकी सरकार ने उनके सर पर इनाम रखा, पूरे $2.5 करोड़ का। इसी दौरान सद्दाम को खबर मिली कि उनके दोनों बेटे उदय और कुसै एक लड़ाई में मारे गए हैं। उनका पहला सवाल था, वो लड़े या उन्होंने सरेंडर कर दिया। जब बताया गया कि वो आखिरी सांस तक लड़े तो सद्दाम ने कहा, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे ऐसे बहादुर बेटे दिए। खैर, आखिरकार सद्दाम पकड़े गए, उन पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में उनके जाने के बाद जो हुआ उसने उनकी विरासत के सवाल को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। सद्दाम के जाने के बाद इराक में शांति नहीं आई, बल्कि हालात और भी बदतर हो गए। अमेरिका ने पुरानी इराकी फौज को भंग कर दिया, जिससे लाखों सैनिक बागी बन गए। देश शिया और सुन्नी के बीच खूनी लड़ाई का मैदान बन गया और सालों तक इराक गृहयुद्ध की आग में जलता रहा। और यहीं आकर हम उस सवाल पर वापस पहुंचते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। सद्दाम हुसैन एक बेरहम तानाशाह था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या उसे हटाने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ी, एक तबाह देश, सालों का गृहयुद्ध और एक ऐसा इलाका जो आज भी अस्थिर है, क्या ये सब इसके लायक था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहास ढूंढ रहा है।